सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। अडानी ग्रुप का एनडीटीवी पे दाव भारतीय पत्रकारिता के बारे में क्या कहता है? क्या भारत को ब्लास्फेमी कानून की जरूरत है? और अरविंद केजरीवाल का पर्सनैलिटी कल्ट किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ही कई सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद आपका। शेखर, सबसे पहला जो तो अडानी सबसे न्यूज में। बिल्कुल शेखर, उसी से ही जुड़ा सबसे पहला जो आज सवाल है वो विशाल यादव का है, जो पूछ रहे हैं कि एनडीटीवी का मेजॉरिटी शेयर अडानी की खरीदना क्या भारत की टीवी पत्रकारिता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्यों नहीं भारत में ऐसा रूल है कि दूसरी अनेक प्रकार का बिजनेस करने वाले मीडिया में नहीं आ सकते? देखिए, कोई पहली बात यह है कि भारत की पत्रकारिता कोई ताबूत में नहीं है, तो उसमें आखिरी कील क्या, पहली कील का भी सवाल ये है कि पत्रकारिता ताबूत में नहीं है। अभी उसका फातिहा हम नहीं पढ़ सकते, है ना, उसको श्रद्धांजलि देने की भी जरूरत नहीं है। इतना भी हमें नहीं घबराना चाहिए। ये इमरान खान कहते हैं आपको घबराना नहीं है, तो मुझे कहते कहते भी हंसी आ जाती है कई बार। वो हर बात में बोलते हैं आपको घबराना नहीं है ना, तो ये इतना आपको घबराना नहीं है इस बात में। कुछ समस्याएं होती हैं। अब देखिए कि जो मीडिया है वो भी एक व्यापार है। आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी में आपको फिर कितना पहले आप उसके लिए इक्विटी रेज करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं, फिर उसमें आप कितनी कमाई करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तो जो आप व्यापार चलाते हैं वो कुछ ऐसे होता है कि जैसे पतंग उड़ाते हैं, है ना। जैसे पता नहीं आपने कितने लोगों में से पतंग उड़ाई है, मैंने तो उड़ाई है। आपने उड़ाई कभी पतंग? इतने अच्छे से नहीं उड़ा पाती, कोशिश की है अपनी तरफ से। ठीक है, जो पतंग उड़ाते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं कि आपको ढील भी देनी होती है और आपको खींचना भी होता है ना। अगर आप सिर्फ ढील देते रहे तो वो कहीं जाके बैठ जाएगी, कि पेड़ में अटक जाएगी या बिजली की तार में अटक जाएगी पतंग आपकी। और अगर आप खींचते रहे तो आपके हाथ में आ जाएगी, फिर उड़ी क्या। तो ये एक कला होती है कि कितना आप ढील दें और कितना आप खींचें, और कब आप ढील दें और कब आप खींचें। जो कोई व्यापार चलाना होता है, कंपनी चलानी होती है, एंटरप्राइज उद्यम चलाना होता है, उसमें भी वही सोचना पड़ता है। और अगर वो ध्यान से ना हो तो मामला हाथ से निकल जाता है। अब इसमें जो कहानी है, जो एनडीटीवी का केस है, जो सिंपल, जो सीधी बात है, वो ये है कि 2008 में एनडीटीवी ने एक उधार लिया था इंडिया बुल्स से जी, करीब 400-500 करोड़ का, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। और वो कुछ अपने शेयर वापस खरीदने के लिए लिया था। ये काम उद्यमी करते हैं, जो खास करके जिनकी कंपनियां लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो जब लिया तब शेयर प्राइस बहुत ऊंचा था, फिर अचानक आपको याद होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो शेयर प्राइस सारे नीचे गिर गया, तो शेयर प्राइस नीचे गिर गया। तो फिर वो उसको वापस उधार नहीं किया। उस उधार की जगह आईसीआईसीआई बैंक से उधार लिया, तो आईसीआईसीआई से बैंक से पैसे लेके इंडिया बुल्स को दे दिए। और बाद में जो आईसीआईसीआई बैंक को पैसे, जो एक कंपनी थी मुकेश अंबानी रिलायंस की सब्सिडरी थी, उससे उधार लेके आईसीआईसीआई बैंक के वापस कर दिए। तो जब मुकेश अंबानी की कंपनी ने ये उधार दिया था एनडीटीवी को, तो उधार कोई जब देता है तो कुछ गिरवी रख के लेता है जी। तो जो गिरवी रखा वो उन्होंने कहा कि जो आपकी एक पर्सनल जाति कंपनी है, RRPR उसके नाम से, RR राधिका रॉय, PR प्रणय रॉय, तो उसके जितने शेयर आपकी कंपनी में हैं, वो कंपनी के, मतलब जो RRPR कंपनी है, वो कंपनी हमारे पास गिरवी है। अच्छा। तो वो कंपनी रिलायंस की एक कंपनी थी, विश्ववर्धन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, VCPL, उसने गिरवी रख ली है। तो ये 13 साल पहले की बात है। अब 13 साल के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारे तो पैसे वापस नहीं आ रहे उधार के, तो उन्होंने वो कंपनी अडानी को बेच दी। अच्छा। 113 करोड़, अब पूछेंगे 113 करोड़ में क्यों बेची, पर उन्होंने 113 करोड़ में बेच दी जी। अडानी ने कहा भाई ये तो उधार है और ये गिरवी है, तो उधार मेरा वापस आया नहीं, तो मैं ये जो गिरवी रखा हुआ है इसको मैं जब्त कर रहा हूँ।
तो ये तो एक सिंपल बात है जो अभी हुई है। अभी आप देखें कि कुछ ऐसा ही पहले हुआ था टीवी 18 के साथ भी। ये अभी की बात नहीं, करीब 6-7-8 साल पहले की बात है। तो टीवी 18 के भी उधार बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने घाटे बहुत हो गए थे। उन्होंने भी मुकेश अंबानी से उधार लिया था, वो उधार नहीं चुका पाए, उन्होंने अपने शेयर भी मुकेश अंबानी को गिरवी रखे हुए थे, उन्होंने वो शेयर ले लिए। तो आप ये सब जानते हैं, सब स्टॉक मार्केट जानते हैं कि एक तो होता है शेयर सीधे लेना और एक होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब होता है कि आज मैं आपको उधार दे रहा हूं, लेकिन इस दिन के बाद मैं जब चाहूं इनके उस टाइम समय जो भी शेयर हो, मैं इनको शेयर में कन्वर्ट करके अपने पास ले सकता हूं। तो वही टीवी 18 के केस में हुआ था, वही अभी के केस में हुआ है। तो ये समझने की बात है। ये जो हुआ है ये बिजनेस में, अपने उद्यम में ज़रूरत के लिए उधार लिया गया था और ये उधार की वजह से हुआ है। अभी भी आप देखें, जब से अनाउंसमेंट भी हुई है तो ये तो कोई नज़र नहीं आया कि वो चैनल की पत्रकारिता पे कोई बहुत बड़ा धब्बा लग गया हो, और लगेगा भी नहीं, भगवान ना करे कि कोई लगे, और ये हमारी उम्मीद भी है क्योंकि वो बहुत अच्छी चैनल है। लेकिन भगवान ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता हो ही जाए ऐसा, तो फिर और भी इंस्टीट्यूशन बनते रहेंगे, और भी हैं, और भी पत्रकारिता चलती रहेगी। तो किसी एक, जैसे इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने खूब कोशिश की कि इंडियन एक्सप्रेस को बंद करा दे, तो एक तो जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशन होता है वो आसानी से बंद नहीं होता है, उसमें इंस्टीट्यूशनल दम होता है। और दूसरा, और भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये जो पत्रकारिता होती है पत्रकारों से भी चलती है। उसमें संस्थान, जो इंस्टीट्यूशन है, उसका बहुत महत्व है, लेकिन पत्रकारों का भी बहुत महत्व है। और अब समय ऐसा आ गया कि पत्रकार अपने बूते पे भी बहुत कुछ कर सकता है। अपनी यूट्यूब चैनल खोल ले, अपना कुछ और वेबसाइट खोल ले, या 5-7 लोग मिलकर कुछ खोले। तो पत्रकारिता का कम से कम आप फातहा मत पढ़िए, पत्रकारिता को श्रद्धांजलि मत भेजिए, क्योंकि अभी से अगर ऐसे हो गया तो फिर तो हम आप और हम ऐसे बात भी नहीं कर पाएंगे हर हफ्ते। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो आ रहा है कार्तिक बालाकृष्णा का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि ये देखते हुए कि हाल ही में हैदराबाद विधायक ने नुपुर शर्मा की बात दोहराई, जिसके बाद AIMIM सदस्यों ने विरोध किया, क्या आपको लगता है कि हमें ब्लास्फेमी कानून की ज़रूरत है? हमारे देखिए, ब्लास्फेमी का कानून है 295A, तो जब आपको उसको तफसील में, डिटेल में तो आपको बताएंगे अपूर्वा बाद में कभी, अपना जो इनका KYC जो इनका शो है उसमें करके। लेकिन 295 ये है कि अगर कोई बोले कि मेरे धार्मिक भावनाओं को किसी के कुछ कहने से या करने से चोट पहुंची है, या मेरी जो कम्युनिटी है, जो मेरा समुदाय है, बहुत नाराज है, तो समुदायों में दुश्मनी फैलाने के लिए या किसी को ऑफेंड करने के लिए उसमें आप उसको 2 साल 3 साल की सजा कर सकते हैं, वो काफी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा ब्लास्फेमी लॉ तो हमारे यहाँ नहीं चाहिए ना, कि अगर आपने कुरान शरीफ के ऊपर ब्लास्फेमी करी तो आपको आजीवन कारावास, और आपने अगर प्रॉफिट के ऊपर करी तो आपको फांसी, राइट। तो वो तो एक और तरह की बातें होती हैं। और ये दुनिया भर में जो ब्लास्फेमी लॉज हैं ये खत्म हुई हैं। जैसे इंग्लैंड में 19वीं सदी में ब्लास्फेमी लॉ थी कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या किसी के खिलाफ, चर्च के खिलाफ। लेकिन मेरे 1850, 55, 60, 1860 में हमारा IPC बना है, उसके आसपास ही उन्होंने अपनी ब्लास्फेमी लॉ खत्म कर दी थी। और जो 1860 में हमारा IPC बना, उसमें भी ब्लास्फेमी नहीं थी। ये 1925 में मेरे ख्याल ये बनाई गई है। ये तब जब वो 1925 के आसपास एक वो किताब लिखी गई थी, पहले वो सीता के ऊपर लिखी गई, फिर हजरत मोहम्मद के ऊपर लिखी गई। दोनों हिंदू भी नाराज, मुसलमान भी नाराज, तब ये कानून बनाया गया था। तो एक कानून है, अच्छे जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसीज में लोग बोलते रहते हैं, किसी के बोलने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाता। ये मेरा अपना विचार है। लेकिन हाँ, जब तक ये सेंसिटिविटीज इस तरह की चल रही हैं कि लोग नाराज हो जाते हैं, तो एक कानून से कम ये होता है कि अरे भाई कानून है, वो कानून इस्तेमाल करके किसी को आप गिरफ्तार करा दो, उसको खिलाफ कोई केस करा दो, उसको परेशान कर दो, कम से कम जाके उसको मारना पीटना ना पड़े आपको। जी। अगला जो सवाल है वो आदित्य का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता दिल्ली स्कूल मॉडल और बीजेपी का आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे मुद्दों को लाकर आप हालिया शराब नीति विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है?
देखिए ये राजनीति है, तो दोनों पार्टी अपना अपना काम कर रही है और कोई काम ऐसा नहीं कर रही है जो राजनीति में ना होता हो जी। क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। अब आम आदमी पार्टी की बात यह है कि उनके स्कूलों में जो भी उन्होंने किया हो, हॉस्पिटल्स में किया हो, वो तो ग्राउंड पे जाके चेक करने की जरूरत है। मैंने नहीं किया तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। या शराब नीति में जो वो अलग इश्यूज हैं, लेकिन इस समय आप देखिए कि भारत में 2014 और 2019 में मोदी जी की और बीजेपी की भारी स्वीप हुई बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हो गया। एक में 44 सीट आई या 42 शायद आई, और एक में 52 सीट आई 543 में से। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुपड़ा साफ ना, क्यों ना, मुझे उसका ठीक से मतलब नहीं पता, पर सारी हिंदी चैनल कहते हैं सुपड़ा साफ हो गया, है ना, तो सुपड़ा साफ हो गया जो भी होता है। तो उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिले जी। अब भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो किसी को 50% से ऊपर नहीं मिलते, 50% तो मिलते ही नहीं। मेरे कल राजीव गांधी की जब 413 पे या 15 सीटें आई थी, तब भी उनको करीब 46% वोट ही मिले थे। तो ऐसे में जब बीजेपी को 38% वोट मिलने से उनका पूर्ण बहुमत आ जाता है, जिसको 20% मिलते हैं उसकी सिर्फ 52 सीटें आती हैं, 44 सीटें आती हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 और 19 दोनों में कांग्रेस पार्टी का तो सफाया हो गया, लेकिन फिर भी 20% वोटर्स ने उनको वोट दिया। अब भारत की राजनीति में 20% वोट क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि कोई भी और 5 पार्टियां ले लीजिए, बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, 5 क्या, कोई भी और 7 पार्टियां ले लीजिए, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दोनों से बाहर हो, जैसे कि जगन की वाईएस जगन की पार्टी है आंध्रा में, कोई भी 7 पार्टियां मिला के भी 20% राष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में वोट नहीं ले पाती है। तो कांग्रेस के पास सीटें नहीं है, लेकिन 20% वोट है, और ये 20% इतने घुटे हुए हैं कांग्रेस के साथ कि उन्हें किसी भी स्थिति में बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो जैसे कि भारत में एक एसेंशियल बीजेपी वोट है, जो लोग सिर्फ बीजेपी को ही वोट देंगे, एक एसेंशियल एंटी बीजेपी वोट भी है, जो किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और वो वोट जो कांग्रेस के पास है 20%, ये एसेंशियल एंटी बीजेपी वोट है या एसेंशियल प्रो कांग्रेस वोट है। अब उनका, इन वोटर्स की दिलचस्पी किस बात में है, इनकी ये भी है कि बीजेपी को हराया जाए। तो वो देखते हैं अगर कांग्रेस की औकात नहीं है बीजेपी को हराने की, तो किसकी है। तो इसमें बाकी पार्टियों के लिए, जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं, उनके लिए एक रास्ता खुलता है। तो हर पार्टी कोशिश करती है कि हम कांग्रेस पार्टी का वोट लूट लें जी। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी का वोट ले लिया पश्चिम बंगाल में, जैसे जगन ने कांग्रेस पार्टी का वोट ले लिया आंध्र प्रदेश में, जैसे केसीआर ने काफी कांग्रेस पार्टी का वोट ले लिया तेलंगाना में, अब उनका बीजेपी से मुकाबला होगा। ऐसे ही आप देखें कि महाराष्ट्र में एक जमाने में जो एनसीपी थी कांग्रेस के लिए की बहुत छोटी पार्टनर थी, पिछले चुनाव में उनकी कांग्रेस से ज्यादा सीटें आई तो उनका बढ़ गया। तो कांग्रेस के वोट को अब और जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं वो अब वैक्यूम क्लीन करती जा रही है जी। तो उनमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी है। तो अब जो कांग्रेस का जो 20% वोट है, जो बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, कहीं भी जाने को सब लोग सोचते हैं कि इसको उठा लो यहाँ से, तो उसमें सबसे आगे उस रेस में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को अगर ये 20% वोट मिलता है और 5-7% वो कहीं और से अपने ले लेते हैं, तो एक फोर्स बन जाती है जी। अब इस साल गुजरात में और हिमाचल में चुनाव आ रहा है। गुजरात और हिमाचल में सीधा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होता है। आप देखें कि पिछले 8 साल में जब बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला सीधा होता है पार्लियामेंट में, ये सब जगह नहीं, असेंबलीज में नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो राजस्थान जीती थी, मध्य प्रदेश में अच्छी सीटें आई थी, छत्तीसगढ़ जीती थी, लेकिन जब पार्लियामेंट में होता है तब तो 94 और 6 की रेशियो है। मतलब अगर 100 सीटों में सीधा मुकाबला हो कांग्रेस और बीजेपी का, तो 94 में बीजेपी जीतती है, 6 में कांग्रेस। और ऐसे ही असेंबलीज में भी इतना रेशियो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमजोर है। तो वहां पे आम आदमी घुस रही है इन दोनों स्टेट्स में, और उनको लगता है कि काफी कांग्रेस का वोट उनको शिफ्ट हो जाएगा, और बीजेपी को उसी की आशंका है। तो बीजेपी को ये सूट करता है कि कांग्रेस रहे और धीरे धीरे वो डिक्लाइन होती रहे।
उनको ये सूट नहीं करता है कि कांग्रेस के वोट एकदम कोई और ले जाए और फिर वो एक चुनौती बन के सामने आ जाए। तो ये सारी जो इस समय जो क्या बोलते हैं रस्साकशी है, वो इसी मामले में, जो टग ऑफ वॉर है वो इसी मामले में। आपसे ही जुड़ा दूसरा सवाल है, इनका यूजर नेम है इनएविटेबल। ये पूछ रहे हैं कि अहमदाबाद में आपके पोस्टर कहते हैं एक मौको केजरीवाल ने, जिसका मतलब है एक मौका केजरीवाल को। वो बोल रहे हैं ये बहुत स्पष्ट है कि केजरीवाल ही आप हैं और अब खुले तौर पर इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पर्सनालिटी कल्ट का नेक्स्ट लेवल है भारत में किसी भी और पॉलिटिकल फिगर की तुलना में, और क्या इससे केजरीवाल को आने वाले चुनावों में बीजेपी के वोट हथियाने में मदद मिलेगी? देखिए इनएविटेबल जी, पहली बात तो राजनीति में कुछ इनएविटेबल नहीं होता राजनीति के आउटकम में, लेकिन एक बात इनएविटेबल होती है कि जब एक आइडिया कोई लेके आता है, जो आइडिया सफल हो जाता है तो उस आइडिया को बाकी लोग उठाते हैं, वो इनएविटेबल है। तो बीजेपी आई एक आइडिया लेके कि ये पर्सनालिटी कल्ट है मोदी जी का, मोदी जी के नाम पे वोट दो, हर जगह मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जाता है। इस समय राज्यों में भी, पहले बीजेपी में राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पे वोट लेते थे, इस समय वो भी बड़ा वो ग्रजिंगली कर रहे हैं। यूपी में योगी जी के नाम पे वोट भी होता है मोदी जी के साथ साथ, पर हर जगह मोदी जी के साथ। तो एक ऑल माइटी पर्सनालिटी कल्ट बना है मोदी जी का जी। उसी के मुकाबले योगी जी भी एक अपना पर्सनालिटी कल्ट बना रहे हैं। तो वही बात बाकी पार्टियां सीख रही हैं। ऐसे ही ममता बनर्जी ने अपना पर्सनालिटी कल्ट बनाया है, चाहे वो गोवा भी जाए तो वोट अपने नाम में मांगेगी जी। और वही आम आदमी पार्टी कर रही है। जब वो पंजाब में चुनाव में गए थे तब भी उनका नारा था एक मौका केजरीवाल नो, तो उसी का ट्रांसलेट किया है अभी उन्होंने गुजराती में। अगला सवाल है शोभित कौल का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि युवा सिख लड़कियों के अपहरण और उनका धर्म बदलने के लिए जबरन शादी की जो खबरें आई हैं हाल ही में पाकिस्तान से और उससे पहले कश्मीर से भी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए कश्मीर तो एक अलग बात थी, वो 1-2 केसेस थे और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ जी। पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड है कि पैटर्न है, ये सिख ही नहीं, वहाँ पे हिंदुओं के साथ भी है, क्रिश्चियंस के साथ भी कुछ हद तक है, लेकिन हिंदुओं और सिख लड़कियों के साथ ज्यादा है। और पाकिस्तान के काफ़ी एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी पत्रकार हैं जो इन बातों को हाईलाइट करते हैं और इनके ऊपर प्रोटेस्ट भी करते हैं, शोर भी करते हैं और कई बार कोर्ट भी जाते हैं और कई बार कहीं पे रिड्रेसल मिलती है। लेकिन एक बार किसी को उठा के ले जाएं, ज़बरदस्ती शादी कर दें, तो उसमें परिवारों का बहुत नुकसान होता है जी। तो ये शर्म की बात है, पाकिस्तान के लिए भी शर्म की बात है। और ये देखिए कि जब बिल्कुल कोई भी देश धर्म पर चलने लगता है तो उसमें बहुत ऐसी डिस्टॉर्शंस आती हैं। इसीलिए हमको भी बहुत ध्यान रखना है हमारे देश में कि हम कानून और संविधान एक जगह रहे और धर्म एक जगह रहे, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं तो उसमें बहुत समस्या होती है। और पाकिस्तान में इस समय इस मामले में यही हो रहा है, क्रिश्चियन जो वहाँ लोग हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ब्लास्फेमी के मामले में। ब्लास्फेमी के ज़्यादातर जो केस हैं वो क्रिश्चियंस के ऊपर बनाए जा रहे हैं। जैसे वो आसिया बीबी थी जी। वो भी क्रिश्चियन थी जिनको फांसी की सजा बोल दी, उसके बाद वो उनको निकाल लिया पश्चिमी देशों ने मिलकर, वो कनाडा में शायद हैं, तो वो क्रिश्चियंस के खिलाफ ज्यादा होता है। अगला सवाल जो है वो श्रीराम केकार है, जो कि हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो बिहार में प्रशांत किशोर का अभियान देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो कुछ मिरेकल करेंगे, आपका क्या विचार है? देखिए पहली बात तो ये कि बिहार में हर कोई राजनीति का ज्ञानी है और उनसे बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूँ। तो दूसरी बात कि राजनीति में मिरेकल ऐसे ओवरनाइट नहीं होते हैं जी। काम करना पड़ता है। अगर केजरीवाल ने भी मान लीजिए दिल्ली में मिरेकल किया या पंजाब में मिरेकल किया तो बहुत साल काम किया। 2014 में पंजाब में लड़े, 4 पार्लियामेंट में सीट आई, लेकिन फिर असेंबली में हारे 2017 में, फिर उसके बाद वापस आए, तो फिर भी 10 साल तो वहाँ पे एड़ियाँ घिसाई हैं। ऐसे दिल्ली में शुरू से उन्होंने अपना एनजीओ बनाया परिवर्तन 2004 या 5 में, हमारे यहाँ कॉलम में कभी लिखा थोड़ा एक्सप्रेस में जब हम थे। अच्छा। तो वहाँ से बिल्ड किया अपने आप को और फिर मेहनत करी है। ऐसे ही हर किसी को राजनीति में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लालू यादव, नीतीश कुमार जेल गए इमरजेंसी में, इंदिरा जी के खिलाफ बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन किया जयप्रकाश नारायण के साथ मिलके, फिर बहुत काम किए। तो ये ऐसे ओवरनाइट मिरेकल राजनीति लॉटरी नहीं होती है। यही अच्छी बात है राजनीति की, क्योंकि कई चीज़ों की लॉटरी खुल जाती है। कई बार नंबर 11 बैट्समैन भी होता है, हर बॉल पे बैट घुमाता है, जिस पे लग गई छक्का
जी, है ना। और कई बार कोई नंबर 11 लगते लगते सेंचुरी भी बना देता है। एक आध केस ऐसा हुआ भी है। जैसे आपको याद है मिचेल जॉनसन थे ऑस्ट्रेलिया के, नंबर 11 तो नहीं थे, थोड़ी बहुत बैटिंग जानते थे, लेकिन हर बॉल पे वो घुमाते थे। तो एक बार हमारे खिलाफ ही शायद हमारा जीता हुआ मैच ऑलमोस्ट उन्होंने बराबर कर दिया था। अच्छा, हमारे हाथ से निकलने वाला था, मतलब मेरे को भी पसीने आ गए थे सुनते सुनते। जो मैच हमें 200 रन से जीतना था, मेरे ख्याल 45 या कुछ ऐसे रन से हम जीते थे उसको। अच्छा, तो ऐसे ये टैलेंटर वाली मिरेकल जो होते हैं ना, खेल में कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ये राजनीति में नहीं होते। राजनीति में खास करके जो डेमोक्रेटिक राजनीति है, लोकतंत्र में, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि अभी बहुत अर्ली डेज है उनके लिए। अगला जो सवाल है वो एवन दास का है, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा सवाल बीजेपी के पसमानदा आउटरीच के बारे में है। इस समय ऑपोजिशन और मुस्लिम समुदाय के बीच वो बोल रहे हैं दूरी दिखाई दे रही है। अब अगर बीजेपी पसमानदा के पास जाती है तो क्या ये विपक्ष के लिए भी मुस्लिम समुदाय के संपर्क में आने के लिए एक चैनल खोल देगा? देखिए, मुस्लिम संप्रदाय में ये पासमानदा और अशराफ, ये एक सच्चाई है। ये जैसे हिंदुओं में अपर कास्ट, ओबीसी, लोअर कास्ट, ये सच्चाई है, ऐसे ही वहाँ पे पासमानदा और अशराफ जो सो कॉल्ड उनकी एलीट या अपर कास्ट है, अपर कास्ट तो मैं नहीं कहूँगा, पर कास्ट भी है, क्योंकि जितने हमारे ओबीसीज वगैरह थे या जो ट्रेड्स थी, जो लोग अपने अपने पेशे में जाति से थे, वो काफ़ी लोग मुसलमान बने। तो कई लोग ऐसे हैं। तो जैसे ये जो पासमानदा जैसे सेंटिमेंट है, ये आप देखिए हमारे यहाँ एक कॉलम लिखते हैं फैज अहमद फैजी, एक प्रोफेसर हैं और खुद भी पासमानदा हैं, तो वो लिखते हैं काफ़ी समझदारी से और काफ़ी गहरी बात लिखते हैं। बीजेपी इसमें क्या कोशिश कर रही है? बीजेपी को पता है कि उसको मुसलमान का कभी मेजॉरिटी वोट आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन उनको अगर 5% भी मिल जाए, 10% भी मिल जाए, तो पहली बात तो ये कि उनका वोट बढ़ेगा, और दूसरी बात जो उनके राइवल्स हैं उनका वोट घटेगा। अभी ज्यादातर मुसलमान वोट उनके प्रतिद्वंद्वियों को जाता है, जो उनको तोड़ना है। तो ये उनका एक तरीका है। और दूसरी बात यह है कि जो मुसलमान समुदाय है उसमें जो एक जो कंट्रोल है, जो फिर मुस्लिम इलीट्स का, उसको वो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वही लोग सोशल मीडिया पे, बाकी मीडिया में, पब्लिक डिबेट में ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं। तो बीजेपी उनको भी एक तरह से न्यूट्रलाइज करना चाहती है। तो ये उनकी राजनीति है। किस हद तक सफल होती है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी मुसलमान को इसलिए कन्विंस होना कि बीजेपी उनके पक्ष में ज़्यादा है, अभी बहुत मुश्किल लगता है। अगला सवाल है राज गोपीनाथ का, जो कि हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि इनका सवाल जो है वो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में है। वो बोल रहे हैं कि ये एक भव्य मिशन था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस पर बहुत प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है, और ना ही मिशन के तहत परियोजनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो बोल रहे हैं कि क्या द प्रिंट इस पर नज़र रख रहा है? क्या हम इस मिशन के लिए चुने गए शहरों के कम से कम पहले सेट से द प्रिंट द्वारा एक ग्राउंड न्यूज़ सेगमेंट देखने की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, हम इस पे काम कर रहे हैं, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे मैं एक दिन चंडीगढ़ था, तो रात में मुझे आदत है लेट नाइट में वॉक पर निकल जाता हूँ, और चंडीगढ़ मेरा होम टाउन भी है, उसको मैं थोड़ा जानता भी हूँ। तो मैं लेट नाइट निकल गया, तो मैं सेक्टर 17 में ही वहाँ पे एक होटल में ठहरा हुआ था, तो उसके आगे निकल गया। फिर मैंने देखा बहुत बड़ा नियॉन साइन है, उसमें लिखा था चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। तो मैंने कहा कंपनी कैसे बन गई? अब रात को 1:30 बजा हुआ था, तो मैं गया, उसको ऑफिस देखा, लाइट वाइट थी, वहाँ पे कुछ बोर्ड बना हुआ था। तो मैंने सोचा पता करूंगा कि इसका मतलब है कि स्मार्ट सिटी के नाम से कुछ कंपनीज बनाई गई हैं जो उन शहरों में इन्वेस्टमेंट लाके कुछ करेंगी, पर अभी किया क्या है। तो उसके बाद सोचा, मैं भूल गया था, अच्छी बात है कि आपने याद करा दिया। इसको अब हम फॉलो अप करेंगे और देखेंगे स्मार्ट सिटीज में क्या हो रहा है। ये आपकी बात में मानूंगा कि कम से कम किसी शहर में जाओ तो दिखता नहीं है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ हुआ है। तो अभी तक तो छोटा मोटा जुमला ही लग रहा है। ये आइडिया मुझे लगता है अच्छा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगला सवाल जो है वो सूरज का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी को कोई भी दूर दूर तक चुनौती देने वाला नहीं दिखता है, तो फिर संगठन में दूसरी पीढ़ी के मजबूत नेताओं को किनारे लगाने का मकसद मोदी के बाद अमित शाह के लिए रास्ता साफ करना है क्या? देखिए, मोदी जी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी के उत्तराधिकार के लिए
सब एक दूसरे को चुनौती देने को तैयार हैं और कुछ वो खेल चल भी रहा है। अच्छा। तो अमित शाह हैं, अब योगी जी हैं, बहुत महत्वाकांक्षी भी हैं। और आप ये मत भूलिए कि भारत में जितने इस समय बड़े राजनेता हैं किसी भी पार्टी के हों, तो उनमें आप नौजवान किसको सोचते हैं? एक तो हमेशा ही नौजवान रहेंगे जो राहुल गांधी हैं, मेरे ख्याल 52 या 54 साल के हैं, लेकिन वो हमेशा ही नौजवान रहेंगे जी। लोग यही कहेंगे कि अभी वो सीख रहे हैं, अभी वो नौजवान है। तो हर किसी के पास तो भगवान से ये मिला नहीं होता कि वो सारी उम्र नौजवान रहे, है ना। तो बाकी भी आप देखें जो लोग, कम से कम हमारी राजनीति में लोग काफ़ी बड़ी उम्र तक होते हैं, लेकिन जो कम उम्र वाले हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी करीब 52-53 कुछ ऐसे होंगे। ऐसे ही आप किसको सोचेंगे? जगन है, बाकी सब लोग हैं। इन सबसे नौजवान जो इंसान है वो योगी आदित्यनाथ है, जो अभी 50 साल के हुए हैं। उनके पास सबसे ज्यादा समय है, उनके पास इतना बड़ा राज्य भी है, उस राज्य में उनके नाम से वोट भी आते हैं जी। वो एक ही मुख्यमंत्री है बीजेपी के, जो सिर्फ वो ही नहीं करते जो उनको हाईकमांड कहती है। मैं नहीं कहता हाईकमांड की कोई बात नहीं मानते, लेकिन जो चाहते हैं वो भी करते हैं। तो उत्तराधिकारी के लिए एक अलग कॉन्टेस्ट शुरू होगा जब उत्तराधिकारी की पोजीशन खुलेगी, लेकिन तब तक मोदी जी अपने किसी राइवल को अलाउ नहीं करेंगे और ना कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बीजेपी के नितिन गडकरी जी को निकाला गया, ये बड़ी बात है। शिवराज सिंह चौहान को निकाला गया, ये बड़ी बात है। या योगी आदित्यनाथ को जगह उसमें नहीं दी गई, जबकि और हेमंता बिस्वा शर्मा को जगह नहीं दी गई, जबकि सर्बानंद सोनोवाल को दी थी। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला जो सवाल है वो उत्कर्ष शुक्ला का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड्स दिखते हैं यूनिलेटरल सैंक्शंस लगाते समय, क्योंकि तेल, मेटल्स और फर्टिलाइजर्स जो यूएसए और ईयू के लिए ज़रूरी हैं उनको सैंक्शन नहीं किया जाता। वो बोल रहे हैं कि पश्चिमी शक्तियों और रूस और उनके रणनीतिक लक्ष्य के कारण पूरी दुनिया और विशेष रूप से यूक्रेनी लोग आज काफ़ी पीड़ित हैं। देखिए, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन सैंक्शंस तो लगाते लोग तब हैं जब उन्हें कोई दबाव डालना हो। जैसे कि मान लीजिए हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ जी, जब जैश ए मोहम्मद ने किया था, भारत ने एकदम पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दी, व्यापार बंद कर दिया। वो एक तरह की भारत की सैंक्शन थी पाकिस्तान के ऊपर। फिर आपने कहा पाकिस्तान के हवाई जहाज हमारे ऊपर से नहीं जा सकते, ओवर फ्लाइट्स नहीं है। या 1971 की लड़ाई में लेके जाता हूं मैं, 1971 की लड़ाई शुरू होने के पहले अब समस्या क्या थी 1971 की लड़ाई में, कि आधा पाकिस्तान इधर था, आधा पाकिस्तान इधर था, बीच में भारत था। लेकिन पाकिस्तान को राइट से कि भारत के ऊपर से जहाज उसके यहाँ से वहां जा सके, पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक, तो सप्लाई वहां पे सब कुछ हमारे ऊपर से होता था। अब भारत उसे कैसे रोकता, क्योंकि रोकने के लिए कोई बहाना चाहिए, क्योंकि भारत को पता था कि 6 महीने में वहाँ लड़ाई होनी है, तो जो पाकिस्तान की सेनाएं हैं, वहाँ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अलग थलग पड़ जाएं। तो वो बहाना निकाला गया। अब बहाना कैसे मिला? अब आप सोचे कि बहाना शायद वैसे ही मिल गया कि एक फॉकर फ्रेंडशिप जहाज था इंडियन एयरलाइंस का, उसको हाईजैकर्स थे कश्मीरी, मेरे ख्याल कुरैशी ब्रदर से कुछ ऐसे कहते थे उनको, उसको हाईजैक करके वो लाहौर ले गए। वहां जाके कुछ मांगे उन्होंने करी कि कश्मीर को आजाद कर दो टाइप, मांगे नहीं मानी गई, उन्होंने जहाज को जला दिया, उड़ा दिया। अच्छा, तो जहाज उड़ गया। भारत ने कहा कमाल की बात है, आपने आतंकवाद किया, तब तो इतनी बड़ी आतंकवाद की बात नहीं थी, आप हमारा प्लेन हाईजैक करके ले गए, आपने वहां पे हमारे प्लेन को उड़ा दिया। अब आप तो हमारा प्लेन हाईजैक करके उड़ाते हैं और आप कहते हैं हमारे ऊपर से प्लेन उड़ा के जाएंगे, तो हम आपको ओवरफ्लाइट बंद करते हैं। तो फिर पाकिस्तान की बहुत बड़ी समस्या हो गई। उनको अब पूर्व पाकिस्तान जाने के लिए पहले यहाँ से जाएंगे श्रीलंका ओवरफ्लाइट दे रहा था, उसको भी भारत ने टाइट करना शुरू किया। लेकिन फिर भी उस जमाने के जहाज़ों की इतनी रेंज में नहीं थी। वो वहाँ जाएंगे, वहाँ से रिफ्यूल करेंगे, फिर पूर्व पाकिस्तान जाएंगे, तो सारी लड़ाई का बैलेंस चेंज हो गया। उनकी सप्लाई की इतनी बड़ी समस्या हो गई। तो ये भी सैंक्शन थी। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, ये जानी मानी बात है कि वो जो फॉकर फ्रेंडशिप जहाज का जो हाईजैकिंग हुई थी, वो हमारा इंडिया का इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, रॉ का इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। RN काओ साहब उस टाइम रॉ के चीफ थे, और ये डॉक्यूमेंटेड बात है, इसके बारे में किताबें भी लिखी गई हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हर देश जो सैंक्शंस की जो एक ताकत है, पावर है, वो अपने हित में इस्तेमाल करता है।
और कई बार उसके लिए बहाना भी ढूंढता है, जैसे कि भारत ने 1971 में ढूंढा। तो इसमें कोई हमें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप कहें सैंक्शंस कर दी, बड़ी गलत बात है, पर सैंक्शंस क्यों हुई? यूक्रेनियंस का बुरा हाल है पर क्यों हुआ? रूस का बुरा हाल है पर क्यों हुआ? दुनिया भर में तेल महंगा हो गया पर क्यों हुआ? दुनिया भर में गेहूं की शॉर्टेज हो गई पर क्यों हुई? ये मुझे लगता है कि भारत में हम लोग बात तो करते हैं कि रूट कॉजेज क्या है हर चीज के, लेकिन जो हमें सूट करता है वही सोचते हैं। अभी जो सबसे सुस्त बात है, कह रहे हैं यार ये पश्चिमी देश बड़े बदमाश है, उन्होंने सैंक्शन लगा दी, उनको अपनी चिंता है, औरों की चिंता नहीं है। पर अरे भैया, रूस को किसने कहा था कि यूक्रेन में घुस जाओ? सिर्फ ये सोच के कि वो छोटा सा देश है, हम बहुत बड़े देश है, हमारी इतनी दादागिरी है, हमारी इतनी बड़ी फौज है, हम घुस जाएंगे। अब फंस गए। अब ये भी नहीं कह सकते कि हम घुस गए तो तुम लड़ो मत, क्योंकि तुम लड़ रहे हो इसलिए दुनिया में समस्याएं पैदा हो रही। अरे आए तो संभालो ना, अभी आप भी समस्याएं संभालो, यूक्रेनियन भी संभालेंगे और हर किसी के दोस्त उसकी मदद करेंगे। तो रूस का दोस्त है चीन, उसकी मदद कर रहा है। यूक्रेन के दोस्त है पश्चिमी देश, उसकी मदद कर रहे हैं। रूस का दोस्त है ईरान, उसकी मदद कर रहा है, उसको वो अभी ड्रोन बेच रहा है बहुत सारी। एक ऐसा टर्की ऐसा देश है जो सबकी मदद कर रहा है, वो यूक्रेन की भी कर रहा है और रूस की भी कर रहा है। तो ये जो मामला खोला है, ये तो रूस ने खोला है ना। अब ये नहीं कर सकते कि मैंने तो अपने पड़ोसी को जाके एक झापड़ मार दिया, वो मुझे क्यों मार रहा है वापस? क्योंकि वो वापस मार रहा है तो मुझे फिर मारना पड़ेगा, फिर मैं मुक्का मारूंगा तो वो लात मारेगा, फिर मैं लात मारूंगा तो वो चाकू उठा के मारेगा, फिर उसके पास चाकू नहीं है तो उसको पड़ोसी देश या कोई अमेरिका उसको चाकू दे देगा, फिर मुझे मारेगा। आपने लड़ाई शुरू क्यों की थी? लेकिन जब आप लड़ाई शुरू करते हैं तब आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहीं से कहीं जा सकती है। अटल जी कहते थे जब ये ऑप पराक्रम हुआ 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद कि सब लड़ाई शुरू कर दो, लड़ाई शुरू कर दो, तो अटल जी कहते थे भाई युद्ध में एक समस्या है कि लड़ाई युद्ध कहाँ शुरू होगा, कब शुरू होगा और कैसे शुरू होगा, ये आपके हाथ में है। पर कहाँ खत्म होगा जी, कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये सब बातें उसको सोचनी चाहिए जो पहले युद्ध करने चला है। जी। आज का आखिरी जो सवाल है, दरअसल एक सजेशन आया है सौरभ श्रीवास्तव से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या हम शेखर और नजम सेठी के साथ एक सेशन कर सकते हैं? ये एक भारत पाकिस्तान पर एक अच्छा डिस्कशन साबित होगा। वो बोल रहे बोनस ये है कि वो दोनों एक जैसे भी दिखते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि मुझे लगता नहीं कि नजम सेठी इस बात से बहुत खुश होंगे क्योंकि नजम सेठी मेरे हिसाब से वो तो अच्छे भले देखने में गुड लुकिंग मैन है, तो आप बेचारों को ऐसा मत कीजिए। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में और बहुत सालों से दोस्त हैं। बल्कि एक समय की बात है, मैं आपको ले जाता हूँ करीब 15 साल पहले कि नजम और उनकी वाइफ हैं जुगनू, वो बहुत अच्छा कॉलम भी लिखती है। तो नजम और जुगनू आजकल वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी है पाकिस्तान में। तो नजम और जुगनू की बेटी, एक तो उनका लड़का है अली सेठी जिनके शायद आप गाने सुनते होंगे, वो पसूड़ी वगैरह है ना, और एक उनकी लड़की है मीरा। तो मीरा हमारे यहाँ, जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में था तो हमारे यहाँ वो एक इंटर्नशिप भी करके गई थी। अच्छा। हमारे ओपिनियन सेक्शन में। तो हमारे पारिवारिक ताल्लुकात भी हैं, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छे, मैं नहीं कहूँगा मेरे से अच्छा होना तो बहुत आसान है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो देखने में बहुत ठीक ठाक है। आप उसको कम से कम इतना अनफेयर मत होइए। और दूसरी बात, हाँ, कि अगर वो हम और वो मिलके बात करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हैं, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, है ना। तो हम कुछ एक तरह के लोग भी हैं, पर उनसे ज्यादा उनके, मैं कहता हूँ उनको एक टी शर्ट होनी चाहिए कि अगर आप सोचते हैं इफ यू थिंक आई एम स्मार्ट यू हैवंट मेट माय वाइफ। तो जो जुगनू है उनकी वाइफ, वो बोलचाल में उनसे भी तेज हैं। अब वो इस समय राजनीति में हैं। तो ये एक, मैं कहूँगा कि हमारे लिए ट्रेजेडी है कि हमारा आपस में आना जाना बहुत कम हो गया है। तो हम भी जाते थे वहाँ बकबक करते थे, वो लोग भी आते थे, वो यहाँ अपनी बकबक करते थे। ये नजम और जुगनू ने अपना एक डेली न्यूज़पेपर लॉन्च किया, अच्छा, द डेली टाइम्स के नाम में। तो उसमें जो मेन शेयर होल्डर थे वो सलमान तासीर थे, जो गवर्नर थे पंजाब के, जिनको बाद में मार दिया उनके एक गार्ड ने, मुमताज कादरी ने, क्योंकि उन्होंने आसिया बीबी में वो जो ब्लास्फेमी केस में उसकी मदद की थी। और ये जो आपके लेखक हैं आतिश तासीर, उसके पिता थे।
तो सलमान तासीर ने ये पेपर लॉन्च किया और उसके एडिटर्स और उसमें पार्टनर्स थे जुगनू और नजम। तो इन्होंने जब अपना अखबार लॉन्च किया, उस समय भारत पाकिस्तान को अपराक्रम लड़ाई होने वाली थी। उस जमाने में भी ये कहा कि हमारे जो लॉन्च फंक्शंस होंगे उसमें 3 स्पीकर्स इंडिया से आके बोलेंगे। अच्छा। और 3 स्पीकर्स कौन थे? एक से बढ़ के एक। तो उसमें अरुंधति रॉय, एन राम और एक मैं, है ना। तो जैसे होता है फिल्मों में एक हीरो, एक हीरोइन और एक कॉमेडियन, तो मैं कॉमेडियन था उसके अंदर। तो उसके फंक्शन हुए हमारे लॉन्च फंक्शन इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। तो उसमें एक बार मैंने ये कह दिया लाहौर में, मैंने कहा देखिए आप पाकिस्तान, मैंने कहा 2 बातें हैं। एक तो ये कि भारत पाकिस्तान ने हमारी ओवर फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, तो यहाँ आने के लिए हम पहले दुबई गए, फिर दुबई से यहाँ आए। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा है ये शुरू कराया है एमिरेट्स एयरलाइंस ने, कि इस बहाने उनकी टिकटें बिकेंगी। और दूसरा ये कि जो आप लोग हैं, आप इतनी ही इम्परफेक्ट डिक्टेटरशिप हैं जैसे कि हम इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी है। अब उसका कारण, उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक उसका ये है कि अरे आप किस तरह के डिक्टेटरशिप है। तानाशाही होती है इराक में सद्दाम हुसैन, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। या होती है जैसे कि नॉर्थ कोरिया, आपने सांस भी गलत ले ली तो गायब, है ना। या होती है चीन, वो होती है डिक्टेटरशिप। या ईरान। आप किस तरह के डिक्टेटरशिप हो कि मैं यहाँ के जो मर्जी बकवास कर रहा हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, और हॉल भरा हुआ है, आप लोग सुन के मेरी बात में खुश हो रहे हो। ये डिक्टेटरशिप आपकी फेक है, क्योंकि आपने अपने नागरिकों को सारे वो हक उनके नहीं छीने हैं जो एक परफेक्ट डिक्टेटरशिप में छीनने चाहिए। आपके डिक्टेटरों में दम नहीं है। मजाक था, मजाक भी था, सीरियस भी था। और मैंने कहा ऐसे हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, हमेशा हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार रही है, कभी हमारे यहाँ फौज का राज नहीं हुआ और लगता भी नहीं कि होगा। लेकिन हमने अपने नागरिकों को वो सारे अधिकार नहीं दिए, हम नहीं दे पाए हैं जो एक लोकतंत्र को देने चाहिए। और हमारे यहाँ अभी भी बहुत इनजस्टिस है। तो इतनी बात कह दी। अब आप, एक समय था लड़ाई होने वाली है जब हम जाके ये बात वहां कह सकते थे। तो इस समय और उससे क्या होता है कि दोनों की तरफ बात खुलती है। कह रहे भाई ये भी बोल रहे हैं, साफ गो हैं, हम भी साफ गो हैं, हम भी उनके जाके जो मर्जी बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मिसिंग है अभी भारत पाकिस्तान के डायलॉग में। और इसकी कमी ये ट्रैक 2 वगैरह से पूरी नहीं होती है, जो चुपचाप बैठ के एक होटल में बैठ के मस्ती करो, कहीं घूम फिर आओ, एक ऑफ साइड कर लो, उससे नहीं होती है। ये पब्लिक डिस्कशंस होने चाहिए। तो ये एक बहुत हमारे अंदर एक कमजोरी पैदा हो गई है और एक बहुत वैक्यूम है। और मुझे उम्मीद है कि 1 साल में, 2 साल में इसका दोनों देशों की आंतरिक जो पॉलिटिक्स है अभी ऐसी है कि मुश्किल हो गया है इसमें। इमरान खान ने तो ये कह दिया मेरी भारत से कट्टी हो गई, जब तक वो आर्टिकल 370 वापस नहीं करेंगे कश्मीर में, मैं बात ही नहीं करूंगा। वो तो अब नहीं होने वाला, तो उसका क्या फायदा है। अच्छा, भारत में ये कहना कि जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि भारत फिर भी इसमें अब फ्लेक्सिबल रहेगा और पाकिस्तान भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा अगर वहां की आंतरिक राजनीति जरा ठीक रहे। क्योंकि दुनिया में अभी कोई भारत से नहीं कह रहा कि आर्टिकल 370 अब दोबारा बहाल करो। जी, चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। इसी के साथ साथ आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगी कि आप हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लें। आपने आज भी देखा होगा कि कितने ज़्यादा मेंबर्स के सवाल हमारे पास थे, और जैसे कि शेखर बोलते हैं कि मैं थोड़ी पार्शियलिटी उनके साथ करती हूँ जब मेंबर्स के सवालों की बात आती है। तो आप भी हमारी मेंबरशिप ज़रूर लें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपूर्व। और एक दिन आप KYC में वो 295A बिल्कुल ठीक तरह से जो भारत में ब्लास्फेमी लॉ है तो ठीक से समझा दीजिएगा। बिल्कुल शेखर, मेरे ख्याल में मैंने कुछ KYCs पे बनाए भी हुए हैं, तो उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी।